ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज प्राइम टाइम में हम बात कर रहे हैं आरक्षण एक अंतहीन मुद्दे की। और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो कि बड़ा संवेदनशील मसला है, लेकिन हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने इसे एक वोट बैंक की एक नीति बना लिया है, जिसके तहत वाकई में इसका जो फायदा मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अपने जो मेन एक मुद्दा है उससे भटक के अब रह गया है। तो आज जिस तरीके से प्रमोशन में आरक्षण की बात करी गई है उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान मौजूद हैं। संजय शर्मा जी, आपकी तरफ में एक बार फिर से आना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से मायावती और इसके अलावा राम गोपाल यादव दोनों के बयान आपने देखे, यहाँ पे सुने। राम गोपाल यादव जी का बयान में इसलिए फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूं विरोधाभासी इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो सपा ये कह रही है कि ये सब केवल सरकार की सोची समझी साजिश है। वो कोयला ब्लॉक का जो घोटाला हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरीके का एक बिल ले आई है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि अगर ओबीसी को शामिल कर लिया जाए तो ये जो आरक्षण है उस पर वो हामी भर देगी। ये किस तरीके का विरोधाभासी बयान है? किस तरीके से इस वक्त आप यहां पर राजनीतिक पार्टियों के जो स्टैंड उनको देख पा रहे हैं? मैं सिर्फ एक चीज देख पा रहा हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए एक दूसरे से ऊपर अधिक वोट लेने की कोशिश कर रही हैं। जनता को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है और जो 2 या 3% लोग वोटों के ठेकेदार हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु एक भी राजनीतिक पार्टी इसमें पीछे नहीं है। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी ये चाहे कि ये प्रमोशन या जॉब में आरक्षण नहीं होना चाहिए तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, परंतु एक दूसरे से ज्यादा वोट लेने के लिए सब एक दूसरे से ज्यादा आरक्षण। जी दीपक गौड़ जी, आपके पास आता हूं। जिस तरीके से संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही, कितना सहमत है आप इनकी बात से? वो 100% सही है। और मैं कहता हूं इसमें जो सबसे ज्यादा जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है वो बसपा की तरफ से सेकी जा रही है, मायावती जी की तरफ से सेकी जा रही है। क्योंकि सबसे पहले इस बिल को जब लाने के लिए बात हुई, जब इसको संसद में लाने की बात हुई तो सबसे पहले मायावती ने इसकी पहल की। और वो सिर्फ लेकिन दीपक गौड़ जी, यहां पर एक चीज और भी है, आप सिर्फ बसपा को नहीं कर सकते, सपा को भी आप देखिए। सपा मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा रही है पिछले दिनों। नहीं, बसपा तो है ही। बसपा को तो आप सब जानते हैं कि वो दलितों के नाम से ही उसने अपना एक वोट बैंक बना रखा है। उसी कदम पे मायावती शासन करती हुई चली आई है इतने सालों से। लेकिन सपा को भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि मुस्लिमों की जो आरक्षण की राजनीति है वो सपा की तरफ से ही करी। वो उस बात को दुनिया जानती है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि सपा मुस्लिमों का आरक्षण मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि वो मुस्लिम को अपना वोट बैंक मानते हैं। कांग्रेस भी मुस्लिम को मांगती है। कांग्रेस ने तो ऑलरेडी 4.5% मुस्लिमों को दे दिया। अब मुलायम सिंह जी कह रहे हैं हम और 18% दिलवाएंगे, 12% दिलवाएंगे। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तो है। क्योंकि एक पार्टी कहती है हम 4% दे देंगे, एक कहती है 6 दे देंगे, एक कहते हैं 8। प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है आरक्षण को। तो ये वोट बैंक के लिए बांटा जा रहा है प्रसाद की तरह। अभी तक मेरे को एक ऐसी पार्टी बता दो कि जो ये कहती हो कि भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई एक अपनी दीपक गौड़ जी कोई ऐसा नहीं इसलिए कहेगा क्योंकि सबको अपने अपने वोट बैंक की यहाँ पे बड़ी चिंता है। संजय शर्मा जी, आपके पास में आता हूं। देखिए, अगर बात मायावती ये करती हैं कि आरक्षण दिया जाए, एक तरफ तो बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की करती हैं जिन्होंने खुद संविधान लिखा। बार बार संविधान में संशोधन, क्या अंबेडकर जी का भी अपमान नहीं है यहाँ पे? ये किस तरीके की राजनीति मायावती की तरफ से करी जा रही? बाबा अंबेडकर जी ने बहुत ही सोच समझकर संविधान में पिछड़े लोगों के लिए या दलित लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, परंतु उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि यह आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए होगा और प्रति वर्ष इसको 10% की दर से घटाते हुए 10 साल में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु मायावती जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा उठाती हैं, उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। उनके राज्य में कितने गरीब दलित हैं, कितने ओबीसी के हैं या कितने सामान्य वर्ग के हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें अपने वोटों के ठेकेदारों को खुश करने के लिए आरक्षण देना है, जिससे उनके जितने अधिकारी लगे हुए हैं या जितने उनके परिचित हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सबको आरक्षण दे करके वो उच्च
अधिकारी बना सकें, ऊंचे ओहदों पर भेज सकें, और जो वो चाहे मैं वो करवा सकें। मैं तो कहता हूं कि वो तो ये भी चाहती हैं आरक्षण देकर के वो खुद पीएम बन सकें। जी जी बिल्कुल, ये उनका इरादा है। जी जी। कन्हैया सिंह जी, आपके पास आता हूं। ये जिस तरीके का आरक्षण की बात हो रही है, अगर संविधान के हम लोग संविधान के अनुच्छेद 14 की मैं बात करूं, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है, क्या ये उसका भी यहां पर उल्लंघन साफ तौर पर नहीं है? किस तरीके का समानता का अधिकार की आप बात करते हैं? हर दृष्टिकोण से ये कानून का उल्लंघन है। ये हमारे हिसाब से तो ये आरक्षण पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इससे निचले तबके के, जिनको ये लोग दलित मानते हैं या गरीब मानते हैं, उनका बेसिक तौर पे कोई भी लेना देना नहीं, कोई उनका लाभ नहीं हो रहा है जी। वो आज भी उसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं जैसे आज से 60 साल 50 साल पहले कर रहे थे। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है समाज का उससे। उसकी जगह पे उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा को इस हिसाब से उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनके परिवारों को, कि उनके बच्चे अपने आप को लायबल बना सके कि वो हमारे बराबर या समाज के बराबर अपने आप को स्टैंड देने के लिए। जी जी जी। और जब वो स्टैंड देंगे, अपने आप को लायबल बना लेंगे, उस लायक हो जाएंगे, तो आरक्षण अब स्वतः मतलब अपने आप खत्म, जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपक गौड़ जी, बात तो आरक्षण की हम लोग जरूर कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन की भी बात करना है बड़ा जरूरी है। अगर आरक्षण की पद्धति को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करें, तो आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, किस आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जिससे जो समाज में जिस तरीके की एक समानता की बात हो रही है वो आप में? देखो, मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि आरक्षण किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए, ना शिक्षा में, ना पदोन्नति में, ना ही जॉब्स में। क्योंकि अगर आरक्षण किसी को हम देते हैं और एक इसका मतलब यह है कि हम कमजोर आदमी को आगे लेके आ रहे हैं। अगर कोई आदमी योग्यता कम रखता है, अगर कोई क्लर्क लगने की योग्यता रखता है, तो उसको क्लर्क ही लगाया जाए, उसको एसडीएम ना लगाया जाए, उसको डीसी ना लगाया जाए। मेरा कहने का मतलब, तो उसमें एक सिस्टम बनाया जाए। और जहां तक बात है आगे लाने की, पीछे लाने की, तो हर व्यक्ति को इस देश के गरीब की, दलित की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसको आर्थिक रूप से सहायता दी जा सकती है, उसकी आर्थिक मदद की जाए, उसके बच्चों की एजुकेशन में मदद की जाए, उसके। तो दीपक गौड़ जी, अगर यहाँ पे कंक्लूजन निकाला जाए तो यही हो सकता है कि आरक्षण का जो आधार है वो जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर किया जाए। आर्थिक आधार पर जब आरक्षण होगा तभी ये जो चीजें हैं वो सुधर सकती हैं, और आरक्षण जो वोट बैंक की राजनीति बना रखा है, शायद उससे हम और आप बाहर निकल के आ सकते हैं, और एक जो समानता की हम बात करते हैं वो यहां पर समानता समाज में देखने को मिल सकती है। बहरहाल, हम अपने तीनों खास मेहमान का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे साथ इस पूरे खास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अपने एक्सपर्ट कमेंट दिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।